एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें ड्रामे की फीमेल लीड सोनिया को दिखाया जाता है, जो कि यही सोच रही थी कि अमीर लोगों के लिए किस्मत तो सिर्फ और सिर्फ एक गेम ही है, जब चाहे किसी भी बंदे को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। और यही सोचते सोचते फ़ौरन से ही एक आदमी को कॉल मिलाती है कि जैसा कि तुमने कहा था वही मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही अगला बंदा तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है एंड देन उसे अपने ही विला में आने को ही बोलने लगा था। सो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सोनिया उस पर्सन के पास पहुंच आई थी और ये कोई और नहीं बल्कि हमारे ड्रामे का ही हीरो, जिसका नाम क्या है रे, एक माफिया बॉस है। इसे देखते ही कहने लगा था कि मैंने तो समझा था कि शायद तुम नहीं आओगी। वेल फिर तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। रे की मुलाकात सोनिया से एक क्लब में ही हुई थी और तभी इसने उसे अपना नंबर दे के बोला था कि जब चाहे अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। ये काफ़ी ज़्यादा ही नर्वस दिख रही थी तो इसने बोल दिया था कि बस मेरे साथ एक नाइट गुजारोगी ना तो उसके बाद तुम्हें इस क्लब में भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं बोलूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। और यही कह के उसने पैसे उसकी तरफ फेंक ही दिए थे। बेचारी को तो बिल्कुल एक ट्रैश ही समझ रहा होता है। अब यही कह रही थी कि अब तुम जो चाहते हो बिल्कुल तुम्हें मिल सकता है, लेकिन हाँ अपना प्रॉमिस तुम्हें ज़रूर पूरा करना पड़ेगा, मेरी उस क्लब से जान छुड़वाना। और मन में भी यही कहने लगी थी कि वैसे ये कितना ज़्यादा खड़ूस था ना। इसकी 10 दिन पहले ही रे से मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही इसके अपने सारे फ्रेंड्स इससे दूर चले गए और इवन के इसे कहीं और जॉब भी नहीं मिली। यही सोच रही होती है कि सारा किया धरा इन्हीं साहब का ही होना है कि ये हर कहीं से ही धक्के खा के मेरे पास ही लौट के आ जाएगी और जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल तो यही कह रहा होता है कि चलो तुम पैसों की खातिर यहाँ पे आ ही गई हो तो मुझे खुश करना तो तुम्हारा बनता ही है, देखते हैं कि तुम मुझे कैसे खुश कर पाती हो। वो तो सोनिया को अपने सामने ही अनड्रेस होने को ही बोलने लगा था। अब ये उसका ऑर्डर कैसे टाल सकती थी, इसे पैसों की भी तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपनी मॉम के एक्सपेंसेस भी इसे खुद को ही पूरे करने होते हैं, डैड इसके नहीं है। अब भी जैसे ही अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसे लेता हुआ बेड पे ही आ गया था कि अगर तुम्हें वाकई में पैसे चाहिए तो मुझे खुश तो करना पड़ेगा। ये भी मान ही गई थी। आज की रात दोनों ने साथ में ही बिता दी होती है। अगले दिन जैसे इसकी आंख खुलती है तो यही कहने लगी थी कि आपने जो मुझसे प्रॉमिस किया था रात को मुझे जॉब भी दिलवाएंगे और पैसे भी देंगे, वही आपको पूरा तो करना है। ये मना कर देते हैं कि वैसे सोनिया एक बात बताऊं, किसी भी आदमी के वर्ड्स पर ट्रस्ट मत करना। ये सुनते ही अब सोनिया को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या बात हुई, इससे पहले कभी उसे थप्पड़ मार दी। आगे से रे उसका हाथ पकड़ लेता है कि आज तक किसी भी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि मुझ पे हाथ उठाए, एक वाहिद तुम ही लड़की हो। अब जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, ये साइड पे उठ के जाने ही लगी थी कि वो फिर से इसे पकड़ लेता है कि देखो तुमने क्या समझा हुआ कि जब चाहोगी मेरी लाइफ में आ जाओगी और जब चाहोगी चली जाओगी ना। अब ऐसा तो मेरे रूल्स में बिल्कुल नहीं है, तुम्हें अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। अब इसे कुछ टाइम देता है कि जल्दी से रेडी होके आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ ही जॉब करने के लिए ऑफिस पहुंचना है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इसने अपनी कंपनी में ही सोनिया को जॉब दिलवा दी थी। जैसे ही इसके क्लोज आता है तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस फील करने लगी थी। अब इसे टीज करता है कि रात को तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही थी, अब अचानक क्या हो गया। ये तो उसे खुद से दूर कर देती है। अब इसे प्रिया नामी लड़की से ही मिलवाता है कि ये आई से तुम्हारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करेगी, तो इसका अच्छे से ध्यान रखना। अब प्रिया खुद जो रे को पसंद करती है तो इसलिए उसे इस लड़की का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब सबके सामने ही इसे पॉइंट आउट करके कह रही होती है कि देखो आजकल जॉब हासिल करना कितना ज़्यादा आसान हो गया, इंटरव्यू दिए बगैर ही अब बॉस के साथ ही कंपनी आई है और इसे नौकरी भी मिल गई। अजीब बात, यही कह के वो तो जेलिस फील करती हुई साइड पे पीछे से लड़कियां बात करने लगी थी कि आज तक प्रिया मैडम ने किसी भी लड़की को हमारे बॉस के क्लोज आने की नहीं दी है। अब ये लड़की आई है तो देखते हैं कि इसका क्या हाल बनता है। अचानक ही सोनिया के स्टमक में पेन होने लगा था। वो अपनी साथी से ही कहती है कि मैं छुट्टी करके जा रही हूँ, पीछे से मिस प्रिया को बता देना। अगले ही सीन में से हॉस्पिटल में भी दिखाया जाता है। जैसे ही ये अब घर पे आने लगी थी तो सामने से इसकी नज़र पड़ती है कि कब से ही हमारा हीरो इसके ही आने का वेट कर रहा था। इससे पूछ लेता है कि देखो आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था और तुम वहीं से छुट्टी लेकर चली गई। अब ये हॉस्पिटल गई थी इसके बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं बताती है।
अब ये यहाँ से उसे इग्नोर करके जा तो रही होती है, बट पीछे से ये आवाज़ लगाता है कि ऐसे कैसे जा सकती हो? क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम एक क्लब में काम करती हो? अगर नहीं है तो कोई नहीं है, कुछ मैं भी आंटी के साथ चैटिंग वगैरह कर लेता हूँ। अब ये बेचारी पूछ लेती है कि क्या चाहते हो तुम? वो तो इसे अपने साथ चलने को बोलने लगा था। अब मजबूरी में इसे भी मानना पड़ जाता है कि मॉम को पता चल गया कि मैं एक क्लब में काम करती हूँ। इसने मॉम को नहीं बताया होता है ना, तो पता नहीं वो बेचारी क्या फ़ील करेंगी। खैर इसे लेता हुआ सीधा ही फिर वही नाइट क्लब पे आ जाता है। अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाने लगा था कि पहले ही आप लोगों ने इसे देखा तो होगा ही सही, चलो आज फिर देख लो। इसे ही यहाँ पे सॉन्ग सिंग करने को बोलने लगता है, जो कि सोनिया करती भी है और उसकी वॉइस इतनी ज़्यादा प्रीटी होती है कि एक दफ़ा तो हमारा हीरो भी उसमें खो ही गया था। अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है कि बाहर एक लड़का कब से इसे देखी जा रहा था और उसे देखते ही ये पहचान जाती है कि जेडन तुम यहाँ पे कैसे? अब जैसे ही उसे देखने के लिए आगे आती है तो वो तो कोई और पर्सन था। उसके जाने के बाद ही ये रिमेम्बर करती है कि कॉलेज में इसका एक क्रश हुआ करता था जिसका नाम क्या था कि जेडन। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद करते थे। जेडन ने तो इसे सबको अपनी गर्लफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था कि बस कॉलेज ख़त्म होते ही मैं तो इससे शादी कर लूँगा, मिल लो अपनी भाभी से। अब यही सारी बातें याद करके इमोशनल ही हो गई थी। अब फिर इधर रे को तो समझ आ जाती है कि ज़रूर किसी लड़के का मामला है, तभी तो इसकी ये हालत हुई हुई है। अब वो जेलिस फील करता हुआ इसका हाथ पकड़ के अंदर लेके आता है और पूछने लगा था कि अभी अभी तुमने जिस लड़के को देखा था क्या वो तुम्हारा एक्स था? तो ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरा यहाँ पे दम घुट रहा था इसलिए ही सांस लेने के लिए मैं बाहर गई थी। अब वो भी थोड़ा नन्हा बच्चा तो होता नहीं है कि इसकी बातों पे विश्वास कर लेता कि मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो, ज़रूर तुम्हारा कोई एक्स ही होगा, वैसे भी तुम्हारे इतने सारे क्लाइंट्स रह चुके हैं। इस बेचारी को बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर देता है। ये तो उससे अपना रिश्ता ख़त्म करना चाहती थी कि तुम्हें एक रात चाहिए थी, वो मिल गई है, अब मुझसे आइंदा के बाद कोई भी कनेक्शन मत रखना। ये कह कर जाने ही लगी थी कि अचानक ही स्टेयर से इसका पाँव फिसलता है, ये गिर जाती है, इसे चोट भी लग गई थी। तभी रे भागा भागा आके इसे उठाने की कोशिश करता है। इसके हाथ पे चोट लगी होती है तो वो हॉस्पिटल इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ गया था। अब जैसे ही सोनिया की नज़र इस नर्स के कार्ड पे पड़ती है तो फिर से जेडन को याद करने लगी थी। उसका कहीं एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से कि उसकी डेथ हो गई थी। ये तब बहुत ज़्यादा रोई थी, उसे काफ़ी ज़्यादा मिस किया करती है, तो ये सोच रही होती है कि शायद तभी मुझे वो हर जगह पर नज़र आता है। अब इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है उसे याद कर करके। हमारा हीरो जो कि इसे कंसोल करने की कोशिश करता है, ये तो उसके हाथ पे भी कट कर लेती है। अब ये उसे छोड़ के जाने ही वाला था कि तभी इसने उसका हाथ पकड़ लिया था कि प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तो वो भी कह देता है कि ठीक है, चलो फिर मेरे घर ही चलते हैं। इसने घर पे भी एक डॉक्टर को ही बुलवाया होता है, वो तो इसका ट्रीटमेंट करके वहाँ से चला ही गया था। अब ये सपने में जैसे ही जेडन का नाम लेती है तो ये सुनते ही रे को गुस्सा आ जाता है कि मेरे होते हुए ये किसी और आदमी का नाम कैसे ले सकती है। उसने इसे अपने आड़ों हाथों ही दे लिया था कि अब मुझे बताओ कि जेडन कौन है? क्या वो तुम्हारा क्लाइंट था? उसी वजह से ही तुम उस वक्त उस क्लब से बाहर निकल के उसे देखने के लिए ही गई थी ना? तो ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, जेडन ही वो आदमी था जिसे कि मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। ये सुनते ही अब ये फ़ौरन से ही अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाता है कि ये जेडन आदमी आखिर को है कौन? उसके बारे में पता चला के मुझे बता देना। सो नेक्स्ट डे असिस्टेंट ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली होती है। अब वो अपने बॉस से ही कह रहे होते हैं कि वो फोर्ड कंपनी का ही एयर है, बहुत जल्दी कंपनी संभालने भी वाले हैं। अब अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो कॉन्फ्रेंस में जाके देख सकते हैं। अब जैसे असिस्टेंट जेडन की वो फाइल लेके वहाँ से जा रहा था तो उस पर फ्रिया की नज़र पड़ी गई थी, जो कि कुछ डॉक्यूमेंट से साइन करवाने के लिए आई होती है। अब यहाँ पे अचानक ही जैसे ये देखती है कि ओहो, तो ये वही वाली लड़की मीन के सोनिया इसके घर से भी बाहर निकल रही है। यार कोई नहीं है, इसे तो मैं एक ना एक दिन निमट ही लूँगी। आखिर को ये बॉस के घर में घुस तो घुस कैसे सकती है? मीन के इनका कोई ना कोई डीप कनेक्शन तो ज़रूर ही होना है। अब इसे जाते हुए देख के रे रोक लेता है कि तुम अगर घर जा रही हो तो डोंट वरी, मेरा असिस्टेंट तुम्हें वहाँ पे छोड़ देगा। खैर वो तो सीधा कंपनी ही पहुँच आई थी। अब जैसे ही फ्रिया के थ्रू से पता चलता है फोर्ड कंपनी का नेक्स्ट होने वाला सीईओ कोई और नहीं बल्कि जेडन ही है। जेडन का नाम सुनते ही ये तो एकदम शॉक में ही चली गई थी कि क्या वो जिंदा है। इसका मतलब है कि वाकई में तब क्लब में मैंने उसे देखा था। उसे ढूंढने के लिए कॉन्फ्रेंस में ही भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें जेडन को स्पीच करते हुए दिखाया जाता है और इधर ही हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही गई थी। वो जस्ट जेडन को देखने के लिए ही आया था कि मैं बस इसे देखना चाहता था कि सोनिया जिस लड़के पे मर मिटती है वो कैसा दिखता है। खैर
मुझसे तो कम ही है। अब जेडन अपनी स्पीच खत्म करने के बाद जैसे ही उधर से जा रहा था तो सोनिया भी आ ही गई थी। वो इससे मिलना चाहती थी बट जेडन के गार्ड्स रोक लेते हैं। इवन कि इनके सामने तो उसने इसे पहचानने से भी मना कर दिया था। ये नीचे गिरती है तो तभी हमारा हीरो आके इसे पकड़ लेता है कि देखो वो तुम्हारी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है और तुम उसके प्यार में मरी ही जा रही हो। आखिर को उसमें क्या खास बात है। ये तो उसे अपने मामला से दूर रहने को ही बोलने लगी थी कि जो भी है मेरा और जेडन का मामला है, तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। वो भी ओके कहता हुआ वहाँ से गुस्से में चला ही गया था कि तुम्हारी जैसी मर्जी। इस रास्ते में ही जेडन ने आ पकड़ा था और आते ही से हक कर लेते हैं कि मुझे माफ़ करना। मुझे मॉम और डैड दोनों ने ही किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी थी। आखिर को 1 साल बाद ही मैं ठीक होकर यहाँ पे आया हूँ ना, तो वो नहीं चाहते हैं कि मुझे खामखा में कोई भी हर्ट करें, तो माफ़ करना मैंने गार्ड्स के सामने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। वो तो इतने दिनों के बाद ही इससे मिल रही थी तो उसके दिल में तो कोई भी गिले शिकवे नहीं थे। यही पूछती है कि वैसे तुम कहाँ पे रह गए थे, तुम्हें बहुत मिस किया। बता रहा होता है कि 1 साल तो मेरा ट्रीटमेंट होता रहा है, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कोमा में जो चला गया था, अब मैं कम्प्लीटली ठीक हो गया हूँ और तुम्हारे पास वापस भी आ गया हूँ। साथ में कल इसे अपने साथ खाने पे भी इनवाइट करता है। वो तो खुशी खुशी से ओके कहती हुई वहाँ से चली ही गई थी। अब नेक्स्ट ये जैसे ही अपनी डेट पे आई होती है तो यहीं पे ही अब ये आती है और हमारा हीरो ना पहुँचता। ऐसे कैसे हो सकता था। वो तो इससे जेडन के हवाले से ही बात करने लगता है कि वैसे तुम उससे प्यार में कैसे पड़ी हो, मुझे सारी बात का बताओगी। क्या मेरे अलावा उसके साथ भी सोई हुई हो। ये सुन के इससे गुस्सा आ जाता है कि ऐसी बात नहीं है, उसने तो मुझे आज तक कभी टच भी नहीं किया। ये जैसे ही अब इसके क्लोज आ रहा था तो तभी ऊपर से जेडन ने ये देख लिया तो इससे पूछ लेता है कि ये कौन है। खैर वो तो इसे अपना बॉस कह के इंट्रोड्यूस करवाती है। ये उन दोनों को साथ में छोड़ के वहाँ से चलता बनता है। नेक्स्ट ही अब प्रिया को तो अपना बदला लेना था सोनिया से कि ये बॉस के इतने क्लोज कैसे जा सकती है, इवन कि उसके घर स्टे करने के लिए भी। इसलिए वो इसे एक अपने घटिया से क्लाइंट से मिलने जाने का ही बोल देती है। अब ये जिस रूम में जा रही थी तो तभी रे की नज़र पड़ जाती है। वो कह देता है कि क्या तुम अंधी हो, जानती नहीं हो कि वहाँ पे कितना ही बुरा इंसान रहता है, तुम उधर कैसे जा सकती हो। वो क्लाइंट कोई भी अच्छा नहीं है। अब वो इसे भरपूर रोकने की कोशिश करता है कि ये मत जाए, ऐसे ही खामखा में वो उसे हर्ट कर देगा। बट ये मैडम कहाँ इसकी सुनने वाली थी, फ़ौरन से उस रूम में चली जाती है। खैर सीसीटीवी कैमरा में इसने देख लिया था कि वो बंदा कैसे उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। इसे तो गुस्सा आ जाता है। अब हालांकि यहाँ पे सेल्फ डिफेंस में ये उसके सर पे एक बॉटल मारती तो है बट वो साहब इसे ज़ोर से पकड़ लेते हैं। खैर तभी ऊपर से रे ने आके इसकी जान बचा ली थी। इसके हाथ पे भी चोट लग गई होती है। उसे काफ़ी ज़्यादा ही फिक्र होने लगी थी और इसे जाते जाते यहाँ पे इन क्लाइंट साहब का तो काम रे ने तमाम ही कर दिया था। खैर ये उसे हॉस्पिटल लेके जाना तो चाहता था बट तभी ऊपर से जेडन की भी एंट्री हो जाती है, जो कि सोनिया से कह रहा था कि अभी अभी जो क्लाइंट तुमसे बदतमीजी कर रहा था मैंने पता चला है कि वो तो मिस्टर ब्रे के यहाँ ही काम करता है। इसका मतलब है कि जानबूझ के ही तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए ही इन्होंने अपना जाल बिछाएगा। और क्या बात हो सकती है। ये सुनते ही उसकी बात पर विश्वास कर लेती है कि हाँ ये ऐसे ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं तो ज़रूर इन्होंने ऐसे ही किया होगा कि मेरे सामने हीरो बन जाएंगे। क्या इसे इतना नहीं पता चलता है कि उस क्लाइंट के रूम में जाने से इसने पहले ही से मना कर दिया था। क्या कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो शायद ये भी जेडन के प्यार में अंधी क्या बैरी भी हो चुकी है। अब यहाँ से वापसी पे ही वही लेडी आ टपकी थी जिसके के हस्बैंड को रे ने मार दिया था। वो इस पे अपना गुस्सा निकालना चाहती थी कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड चल बचा। खैर ठहर की इस हस्बैंड से तो अच्छा है कि बंदा सिंगल लाइफ ही जी ले। वेल इससे पहले कुछ नुकसान पहुंचाती तभी इसे बचाने के लिए ही रे की एंट्री हो गई थी। हालांकि इसने काफ़ी कॉल्स की थी जेडन को लेकिन वो तो कोई भी पिक करता ही नहीं है। अब आज की रात तो इसे खतरा हो सकता था, इसलिए ही इसे कह देते हैं कि चलो आज की रात तुम मेरे घर पे ही स्टे करोगी। वो लेडी दोबारा से इस पे अटैक करती तो है लेकिन सामने से ही रे ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। सोनिया को थोड़ा बहुत दुख तो होता है कि मेरी वजह से इसे चोट लगी है। बाद में जैसे ये खुद को मेडिसिन लगा रहा होता है तो इसकी मदद करने के लिए आ जाती है और उसका ये गेस्चर हमारे हीरो को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। अब इसे कह देता है कि वैसे तुम ब्लश क्यों कर रही हो, लगा तो सिर्फ मेडिसिन ही रही थी ना। अब ये जैसे ही कहते हैं कि मैं कहाँ ब्लश कर रही थी, वहाँ से जाने लगती है तो वो इसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। और वो इसे काफ़ी ज़्यादा लव करने लगा था। यही चाहता था कि बस हमेशा ही ये इसके साथ ही घर पे रहे लेकिन ये नहीं मानने वाली होती है। यहाँ पे उससे जैसे ही पूछते हैं कि क्या तुमने मेरे आने से पहले जेडन को कॉल की थी तो ये कहती है कि हाँ मैंने की थी
अब भी पास रहने को ही बोलने लगा था कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये कहाँ मानने वाली होती है, उसकी बातों को ही फुल इग्नोर करके वहाँ से चलती बनती है। नेक्स्ट ये जेडन इसे कॉल करके एक्सक्यूज़ बनाता है कि सॉरी मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी था तो इसलिए तुम्हारी कॉल को देख नहीं पाया। लेकिन एक्चुअली में ये सब तो जेडन ने जानबूझ के ही किया था, उस लेडी को भी इसके घर पे इसने ही बुलवाया था। अगर को उसे कैसे पता होता कि सोनिया किधर रहती है। इन साहब को अपना ही कोई बदला सोनिया से लेना था। अब जेडन उससे क्यों नाराज़ था, अब क्या वाकई में ये जेडन भी है कि कोई और, उसके बारे में तो हमें बाद में ही पता चल जाना है। लेकिन हमें इतना तो पता चलता है कि ये सोनिया को कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं देखना चाहता है। नेक्स्ट उसे क्लब में लेके आता है, वो भी जानबूझ के। तभी ही रे की भी नज़र पड़ गई थी और उसके सामने तो दोनों ही अच्छा खासा कपल होने का प्रिटेंड करते हैं, क्लोज भी आ गए थे। और ये देख देख के हमारा हीरो तो अपनी जेलिसी को बड़ी मुश्किल से ही कंट्रोल करके बैठा होता है कि बस मुझे मौका मिले और वो अभी के अभी जेडन को ख़त्म कर दे। क्लब आके जेडन को पता चल गया था कि ओहो तो पहले ही सोनिया इधर काम क्या करती थी, मे बी अब भी करती ही होगी। अब सोनिया तो वाकई में जेडन से बहुत ज़्यादा लव करती थी, इसलिए उसे सारी बात बता देना चाहती थी कि अगर ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी कह देती है कि मैं क्लब में काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे गाइस को सर्व भी किया है मैंने। एंड देन ये कि रे के साथ ही मेरा वन नाइट स्टैंड भी हो गया। इसके बाद ही अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हो। ये सुनते ही वो आगे से हमदर्दी ही दिखाने की कोशिश करने लगा था कि कोई बात नहीं है, तुमने तो मजबूरी में ही किया था, लेकिन क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। ये सुनते ही वो खुशी के मारे हाँ कह देती है और यहाँ पे इसका रिएक्शन देखने वाला। अब नेक्स्ट ये कौन सी खिचड़ी पका रहा था हमें पता चल ही जाना है। वेल जैसे ही इसकी मॉम को पता चला था कि मेरी बेटी उस लड़के से शादी करने वाली है जिससे कि कॉलेज लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया करती थी, मॉम तो इसकी खुशी में ही खुश हो रही होती हैं। वो तो यही चाहती थी ना कि इनकी बेटी हमेशा ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही हैप्पी रहे। अब उन्हें एक अचानक काम याद आ जाता है कि मैं स्टोर पे कुछ बाय करने के लिए जा रही हूँ, तुम पीछे रह लेना। उनके जाते ही अब हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। ऑब्वियसली सी बात है, उसे जैसे ही पता चला था कि उसकी गर्ल किसी और से इंगेजमेंट करने वाली है तो उसका गुस्सा करना तो बनता ही था। अब जैसे ही इसकी उस ड्रेस पे नज़र पड़ती है जो कि ये इंगेजमेंट वाले दिन पहनने वाली थी, कह देता है कि जाओ अभी सही से ट्राई करके लाओ। इसके सामने उसे वो पहननी ही पड़ गई थी। अब इससे पूछ लेते हैं कि क्या जेडन को मालूम है कि हम दोनों के बीच क्या हो चुका है। ये भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल, और वो फिर भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि तुम लूज़र हो और मुझे खो दोगे। खैर वो इसे कैसे खो सकता था। फ़ौरन से इसे जेडन के पास लाता है जिसकी की हालत ही रे ने बहुत ज़्यादा ही बुरी करके रखी थी कि अगर वाकई में चाहती हो कि इसे कुछ ना हो और ये ज़िंदा बचे तो अभी के अभी इंगेजमेंट इससे ख़त्म करो, वरना कि फिर तुम्हारी आंखों के सामने ही मैं इसे मार दूंगा। ये भी कह देती है कि ठीक है जैसा तुम करने को बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। पहले तो इसे कहता है कि इसके सामने मुझे किस करो, जो कि उसे करनी ही पड़ गई थी। एंड देन उसके सामने ही इसका हाथ पकड़ता हुआ वहाँ से चलता बनता है। अब जैसे इसे घर ड्रॉप करने के लिए आता है तो नोट करता है कि इसे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग रही है। अपना कोट उतार के उसके ऊपर ही पहना देता है। अब अचानक ये देखती है कि ओह नो, मॉम तो इसे ही ढूंढ रही हैं और उसे देखते ही छुपने की कोशिश करने लगी थी कि वो मुझे रे के साथ देख ना ले। अब ये उसे घर जाने की इजाज़त दे देता है कि वैसे ही इनकी कौन सी इंगेजमेंट होने वाली है। अब थोड़ी बहुत जेडन की इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद इसे पता चल जाता है कि जेडन का 1 साल पहले एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन उसके बाद ये अचानक गायब हो गया। अब बहुत ज़्यादा पता करवाने के बाद ही इतना भी नहीं पता चल पाता है कि उसका ट्रीटमेंट कहाँ पे किया गया, क्योंकि सारे ही एविडेंसेस या जो भी क्लूज़ वगैरह थे उन्होंने ख़त्म करके ही रख दिए थे। मीन के ज़रूर ये कोई मिस्टीरियस सी बात थी। जेडन काफ़ी ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहा था इसे। इसे इधर एक और भी अजीब सी बात मालूम होती है कि सोनिया की जॉब किसी और नहीं बल्कि जेडन ने ही छुड़वाई थी और सबसे ये कह दिया था कि सोनिया को कोई भी काम पे मत रखे। और ला फीस्ट में तो वो सिर्फ और सिर्फ जेडन की वजह से ही पहुंची थी और उसकी जॉब वहाँ पे जेडन ने ही लगवाई थी ताकि सबके सामने उसकी नीलामी होती रहे और उसकी इज्जत ख़राब हो। ये सब कुछ देख के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था कि अगर मैं इस बारे में सोनिया को बताऊँगा तो वो कभी भी जेडन से शादी करेगी ही नहीं। उसे कॉल मिलाता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए
आया हूँ जल्दी से, यहाँ पे गाड़ी पे आओ नीचे वरना के फिर मैं ऊपर ही आता हूँ। वो तो पहुँच आई थी, अब उसे सारे एविडेंसेस दिखाने लगा था कि ये देखो जेडन के करतूत, तुम्हारी सारी जॉब्स मेरी वजह से नहीं जेडन की वजह से ही गई हैं। और जो तुम लाफिस्ट मीन के क्लब में काम करती हो उसके पीछे भी जेडन का ही हाथ है। लेकिन यहाँ पे इन सारी बातों को मानने से इसने मना कर दिया होता है कि बिल्कुल भी जेडन ऐसा नहीं कर सकता है, तुम उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रही हो ना कि कभी भी मैं उसके क्लोज मत जाऊँ और हम दोनों की शादी मत हो। ये कह देता है कि ठीक है ऐसी ही बात है, अगर तुम्हें मैं झूठा लग रहा हूँ तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, मेरी तरफ से फुल इजाज़त है। और इसने उसे अपनी गाड़ी से ही बाहर धक्का दे दिया था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये मानने को तैयार ही नहीं है। इसकी आंखों पे तो उसकी लव की पट्टी ही बंधी है। थोड़ी देर के बाद ही जेडन खुद इससे मिलने के लिए आता है। अब जैसे ही उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, ये सुन के उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता कि चलो शुक्र है कि वो दिन आ गया जो कि मैं चाहता था। सो नेक्स्ट डे हमें इसकी इंगेजमेंट का ही दिन दिखाया जाता है। अब जी यार इसकी मोम पुअर थी ना, वेल मोम तो फिर भी खुश होती हैं कि मेरी बेटी को अच्छा ससुराल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जेडन की मॉम तो इन दोनों को ही बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ कर रही होती हैं कि तुम तो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, पता नहीं मेरे बेटे ने कैसे पसंद कर लिया। और जेडन चुपचाप इन दोनों की इंसल्ट करते हुए ही सुनता रह जाता है। वेल इसके लिए कुछ बोल तो सकता था अगर सच में ही वो इसे पसंद करता होता, लेकिन लगता है कि जेडन के दिल में तो सोनिया को लेके बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। अब जैसे ही सोनिया की अचानक नज़र पड़ती है रे पे तो एकदम शॉक्ड रह गई थी कि क्या तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया है। खैर वो तो इसे बेस्ट विशेस ही देते हैं कि हैप्पी इंगेजमेंट। जेडन ने अपने एक आदमी को फ्लैश ड्राइव दे के भेज दिया था कि जब मैं तुम्हें कहूँगा यही चलानी है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये दोनों स्टेज पे आ गए होते हैं इससे पहले कि इनकी इंगेजमेंट स्टार्ट होती। पहले तो इनकी कॉलेज लाइफ की जो भी साथ में इन्होंने पल बिताए थे उसकी वीडियो लगाई जाती है और इसके बाद ही ये एक क्लब में काम करती है। ये देखते ही अब सोनिया की मोम तो बहुत ज़्यादा ही डिसहार्ट हो गई थी। ये सारे का सारा कसूर तो यहाँ पे रे को ही मान रही होती है कि उसी का ही किया धरा उन्हें, वो मेरी इंगेजमेंट ख़राब करने के लिए यहाँ पे आया होगा, वरना कि उसे इधर आने की क्या ज़रूरत थी। इसने खुद ही तो मुझे इजाज़त दी थी कि मैं जेडन के साथ शादी कर सकती हूँ, बट अब उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे जेडन की मोम तो अपने आदमियों से कह देती हैं कि मेरे बेटे को इधर से लेके जाओ, कभी भी ये इस लड़की के आसपास घूमे भी मत। उनके जाने के बाद ही इसकी मोम की तबीयत ख़राब। मोम तो यही कह रही थी कि ये सब कुछ झूठ है ना, क्या सच में तुम एक क्लब में काम कर चुकी हो, वहीं से तुमने पैसे कमाए हैं। और यही कहते कहते तो इधर बेहोश ही हो गई थी। अब जेडन साहब तो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चले ही गए थे इस मुश्किल घड़ी में और कोई भी इसकी हेल्प करने को तैयार नहीं था। अब ये रे की मिन्नतें कर रही होती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे, मेरी मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मरे। वो भी असिस्टेंट से कह देता है कि इन्हें हॉस्पिटल में ही लेके जाओ। अब डॉक्टर के थ्रू इसे पता चला था कि इसकी मॉम पैरालाइज हो चुकी हैं, शायद के कुछ दिनों तक बात भी नहीं कर सकेंगी। अपनी मॉम की ये हालत तो सोनिया से देखी जा ही नहीं रही होती है कि पता नहीं ये कब ठीक होंगी वगैरह वगैरह, कि अब मुझे पैसे कमाने के लिए दोबारा से ही उधर जाना पड़ेगा। और अचानक ही जैसे जेडन को कॉल मिलाती है तो उसका नंबर नहीं मिल रहा था। यही देखते देखते ही रे आ जाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, देखो आज क्या किया है उसने तुम्हारे साथ। लेकिन ये साहिबा होती है कि अभी भी इस बेचारे को ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने में लगी होती हैं कि तुमने ये सब कुछ किया था ना। वो कहता है कि मैंने नहीं किया था, ये जेडन का ही किया धरा है। अगर वाकई में तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरी गाड़ी में आके एविडेंसेस देख सकती हो। ये जैसे उसकी गाड़ी में पहुंचती है तो अब फाइनली से पता चल ही गया था कि ओह तो ये सारा किया था जेडन का ही था। लेकिन उसने किस बात का आखिर को मुझसे ये बदला लिया, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। ये तो कह देता है कि तुम्हें अपनी मॉम के लिए पैसों की ज़रूरत है तो फिर से मेरे घर पे ही आ जाओ, जितना मुझे खुश करोगी मैं उतने ही तुम्हारे कदमों में पैसे बिछा दूंगा। वो जैसे इधर इसका मसाज करने की कोशिश कर रही होती है तो तभी ये फ़ौरन से उसे किस कर लेता है। अभी दोनों इंटीमेट हो ही रहे थे कि इधर जेडन को भी ख्याल आ जाता है कि उसका पता तो करूं कि आखिर को वो किधर फिर रही है। उसे तो बहुत ही बुरे हालात में देखना चाहता था। सोनिया की कॉल तो यहाँ पर रे ने ही पिक की थी और यही कह रहा होता है कि तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है कि इस वक्त सोनिया मेरे पास है तो उससे बात कर सकते हो। तो सोनिया ने तो जेडन को आइंदा के बाद खुद को कॉल करने से मना कर दिया था। और बस यहाँ पे
उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाने ही लग गए थे कि जिसे कि सुन के जेडन का तो गुस्से के मारे और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है कि जब भी मैं उसे किसी मुसीबत में डालता हूँ तो रे इसकी मदद करने के लिए कैसे आ सकता है। खैर इस बात से तो उसका काम नहीं बना था। आंसू वो उसकी मॉम के पास ही हॉस्पिटल में ही पहुँच आया होता है और उन्हें ही उनकी बेटी के खिलाफ भड़काने ही लग गया था कि आपकी बेटी बहुत सारे आदमियों को इंजॉय करवाती है एंड उसके बाद जो पैसे मिलते हैं उन्हीं से ही आपका ट्रीटमेंट करवा रही है। यही सुनती ऊपर से ही एंट्री हो जाती है सोनिया की। आज तो उसने अपनी आंखों से देख भी लिया था और सुन भी लिया था कि जेडन कितना घटिया इंसान है। अभी भी ये साहब होते हैं गुस्से हक करके अपोलोजाइज कर रहे थे कि मुझसे गलती हो गई थी। अरे उसे खुद से दूर कर देता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे उसे टच करने की। मैं इसे अपने साथ चलने को बोलने लगा था, वो रोक रहे होते हैं कि मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन ये उसे फुल इग्नोर करती हुई रे के साथ ही वहाँ से चलती बनती है। अब भी यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये साहब जेडन नहीं बल्कि उसके ट्विन ब्रदर ही हैं। एक्चुअली में उसका ब्रदर तो अभी भी कोमा में ही है। एक एक्सीडेंट की वजह से उसका ये हाल हुआ था। ये सारा का सारा कसूरवार सोनिया को ही मानता है और ये भी कि वो वेजिटेटिव स्टेट में ही उसे छोड़ के चली गई थी। मीन कि वो उससे सच्चा लव नहीं करती थी। सो उससे बदला लेने के लिए इसने ला स्टेट में ही इसे भेज दिया था ताकि वहाँ पे जाके जितना ये जलीलो ख्वार होगी उतना ही मुझे मज़ा आएगा अपने भाई का रिवेंज लेने में। अब इसे टीज करने के लिए ही फिर से फिरिया की एंट्री हो ही गई होती है। यहाँ पे सबको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है कि हमारा एक प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया। आज की पार्टी तो मेरी तरफ से ही होगी। इन्हें ड्रिंक करवाने के लिए क्लब में आ ही गई होती है। अब इसकी एक फ्रेंड जैनी की जैसे इससे मुलाकात होती है तो पहचान ही गई थी। अब इन मैडम को तो पता चल गया था कि ओह सोनिया पहले इस क्लब में काम कर चुकी है। क्या इस बारे में बॉस को पता है कि नहीं है, लेकिन खैर कोई नहीं है, सबके सामने तो इसे जलील करवाना तो मेरा बनता ही है। जानबूझ के कुछ गुंडों को हायर कर लेती है और उनके सामने ही बहुत ही मासूम बंदे का नाटक करने लगी थी। एक्चुअली मैं वो सोनिया को फील करवानी चाहती थी कि मेरे ही लेके अब रे के दिल में भी कोई ना कोई जज्बात तो है ही सही। देखो कि वो मुझे कैसे प्रोटेक्ट करता है। सारा का सारा इल्ज़ाम सोनिया पे लगा देती है कि उसने इन बंदों को हायर किया। एक्चुअली में ही वो यहाँ पे काम कर चुकी है ना, तो इसलिए उसके कहने पे ये आ ही गए थे। इधर सोनिया कह देती है कि यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं आ रहा है कि मैंने ये सब नहीं किया तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो। और वैसे भी मिस्टर रे आप तो इन सारे कामों में बहुत ही माहिर हैं। ये तो अब वाकई में इनसे ही पूछगछ करना स्टार्ट कर देता है कि ये सारा काम किसने करवाया, क्या सोनिया की गलती है। अगर नहीं है तो फिर इनसे उगलवाना सच तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब यही देखते हुए फिर ये थोड़ी सी डर जाती है। कहने लगी थी कि नहीं नहीं कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, शायद कि मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। सोनिया ने तो इसे घर से बाहर ही लॉक कर दिया होता है। वो बेचारा आने की बहुत ट्राई करता है, लेकिन ये जेलिस फील कर रही थी कि मेरे होते हुए ये फिरिया की साइड कैसे ले सकता था। यार इसने कहाँ साइड ली थी, वो तो उल्टा उन्हें सबक ही सिखाना चाहता था। अब जैसे तैसे करके वो रूम में आ ही गया होता है। यही कहने लगा था कि आखिर को तुम मुझसे किस चीज़ का बदला ले रही थी। वो बता देती है कि तुम भी तो आप मुझे हर दफ़ा कहते हो कि मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, लेकिन देखो एक फ्रिया है और दूसरी मैं जिसे कि तुम घर पे लेके आए। इसके अलावा भी पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ के तुम्हारे अफेयर्स चल रहे होंगे। अब फिर भी खुद को पता नहीं क्या इनोसेंट ही साबित करते ही रहते हो कि जैसे कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ही प्योर हो और मुझे ही हर वक्त ताने देते रहते हो कि मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। यार इससे तो गुस्सा आ जाता है कि जैसा तुम समझ रही हो ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक सिर्फ और सिर्फ तुम वाहिद लड़की हो जिसे कि मैं घर पे लेके आया हूँ। खैर अगर नहीं मानना चाहती हो तो बिल्कुल भी मत मानो। अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मुझे बोर करके दिखाओ। जिस दिन मैं तुमसे बोर हो गया उस दिन मानो कि जैसे कि तुम्हारी लाइफ में फ्रीडम स्टार्ट हो गया होगा। मैं तुम्हें खुद ही आज़ाद कर दूंगा। ये सब कुछ कहते ही वो उसे किस भी कर लेता है एंड देन इसे बताने लगा था कि कुछ ही दिनों के बाद मेरी बर्थडे आने वाली है। कुछ पैसे भी देता है कि मेरे लिए गिफ्ट बाय कर लेना। अपने लिए जो कुछ भी खरीदना चाहती हो बिल्कुल खरीद सकती हो। सो इसके बर्थडे वाले दिन जैसे ये शॉपिंग करने के लिए गई थी, जेडन इससे बात करने के लिए आता है। ये उसे इग्नोर करती है, लेकिन अचानक ही इसकी नज़र पड़ती है कि ये क्या, जेडन तो अभी अभी गाड़ी में से जा रहा है। इसका मतलब है कि जिस लड़के को मैं जानती थी वो जेडन था ही नहीं। अब उसके पीछे भागती तो है कि जेडन तुम जिंदा हो, मैंने तो समझा था कि मर गया हो, लेकिन ये सब कुछ यहाँ पे क्या चल रहा है। वो मैरी जिसे कि जानती थी नैनी को रोकने की कोशिश करती है, बट वो तो फुल इग्नोर करती हुई वहाँ से चली ही गई थी। यह लटके हुए फेस के साथ घर पे पहुंचती है। अब वो हैरान था कि इसे क्या हो गया। अब नैनी ने बता दिया था कि एक्चुअली में वो जो जेडन थे जिन्हें कि ये मैम पसंद करती थी
उसको ही आज उन्होंने देखा है, उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये बिल्कुल सच कह रही होती। अब खुद से ही रे को बताने की कोशिश करती है कि जेडन्स 2 हैं, जिसे कि मैं पसंद करती थी वो वाला जेडन था ही नहीं, वो कोई और था, शायद कि उसका भाई होगा। उनके घर भी गई हूँ लेकिन उन्होंने घर में जाने की इजाज़त नहीं दी है। मैं रियल वाले जेडन को देखना चाहती हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा लव करती हूँ। तभी तो मैं कहती कि जेडन मुझे ऐसे ट्रीट बिल्कुल भी ना करता जैसा कि वो पर्सन कर रहा था। ये जेलसी में उसका हाथ पकड़ लेता है कि अच्छा, तो वाक़ई में अगर तुम जेडन को देखना चाहती हो कि जो तुमने अभी-अभी देखा था, वो रियल है कि नहीं है, चलो मेरे साथ, मैं ही तुम्हें फोर्ड फैमिली में लेके जाता हूँ। सो उसके घर के बाहर ही आ गया होता है। अब इसे अंदर आने से वो कैसे रोक सकते थे? अब यहाँ पे सबसे ही कहने लगा था कि जो रियल वाला जेडन है उसे घर से बाहर निकालो, वरना के फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड तो साफ मना कर रहे होते हैं कि लगता है कि आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वरना कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। जेडन इससे बात करना चाहता था, आगे से ही अपना पाँव रख देता है हमारे हीरो के, इसके क्लोज आने की ज़रा कोशिश तो करना। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, तो रे को उंगली टेढ़ी तो करनी ही पड़ जाती है। वो इधर ही पिस्टल निकाल लेता है कि हमें सच सच बताओ कि असल वाला जेडन कहाँ पे है, वरना कि आप लोगों का जो मैं यहाँ पे हाल करूँगा ना, तो सारी ज़िंदगी याद रखोगे। सारे घर की तलाशी इन लोगों ने ले ली थी, बस एक ही रूम बच गया था, जिसे ओपन करने की बड़ी कोशिश करते हैं। तभी नैनी मैरी आके बताने लगी थी कि तुम्हें गलत फहमी हुई थी। एक्चुअली में अगर जेडन जिंदा होता तो क्या तुम्हें पता था कि वो तुम्हें कभी भी इतना सफ़र ना करने देता, खुद ही रूम से बाहर निकल आता। लेकिन अब इस बेचारी को क्या ही पता कि वो बेचारा अंदर अभी भी कोमा में पड़ा हुआ है, कैसे बाहर निकल सकता है। ये भी उनकी बातों पर यकीन कर लेती है, चली ही गई थी। अब घर पे आते ही ये उसके पास आता है, तुम उसके पास लौट के चली जाओगी, क्या मुझसे लव नहीं करती हो? तो वो कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रहने पे मजबूर कर रहे हो। मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, वरना कि मैंने कब कही तुम्हें छोड़ के चले जाना। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ जेनन है, उसके अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। खैर ऊपर ऊपर से चाहे जितनी जेलसी दिखा लेता या इस पे गुस्सा कर लेता, लेकिन केयर तो वो इसकी बहुत ज़्यादा ही करता है। उसे जानता था कि आज ही सड़क पे गिरने की वजह से इसके हाथ पे चोट लग गई थी। जब जेरन को गाड़ी में देख के उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तो फ़ौरन से मेडिसिन लगाने बैठ जाता है। खैर ये अब जेरन के सामने स्वीट बनने की कोशिश करती है कि वैसे ही मैं उसके सामने रफ होती हूँ तो वो मेरे प्यार में और ज़्यादा ही पड़ता जा रहा है। सो स्वीट बन के शायद हो सकता है वो मेरे से बोर हो जाए। उसके लिए नूडल्स वगैरह बनाती है और ये देख के नैनी को तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तो ये भी कहने लगी थी कि जो हमारे बॉस है ना, वो पहले ऐसे खड़ूस तो नहीं हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा ही नाइस पर्सन थे। पता नहीं तुम्हारे सामने ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, वैसे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। पहले तो ये मना कर देता है कि ये कैसे नूडल्स बनाया, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे उन्हें टेस्ट करता है तो इसका वो इतने ज़्यादा पसंद आते हैं कि मिनटों में ही इसने वो ख़त्म कर दिए थे। अब नैनी बताती हैं कि आज वाकई में मैम आपके लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए गई थी और उसने इसके लिए कुछ और नहीं बल्कि एक बेल्ट खरीदा होता है, जिसे कि देख के यहाँ पर रे स्माइल ही करने लगा था। एक्चुअली में उसे सोनिया का लाया गया ये गिफ्ट बहुत ज़्यादा ही पसंद आया था। सोनिया की मॉम की तबीयत तो दिन ब दिन ठीक ही होती जा रही थी और इस बात की खुशी तो बहुत ज़्यादा ही उसे होती है कि फाइनली मॉम हम दोनों मिलकर ये घर में रहेंगी। हम यहाँ से जाते ही अचानक ही इसकी कंडीशन ख़राब और घर पे जाके इसे पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट है। लेकिन साथ में ये सोच रही थी कि क्या रे हमें ये बच्चा पालने देगा कि नहीं। अभी डर रही होती है कि उसे मैं बताऊं कि ना बताऊं। अब अचानक ही वो जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करता है ऊपर से आके, तो ये रोक देती है और पूछ लेती है कि अगर हम दोनों के बीच बच्चा पैदा हो गया सो आप तब भी मुझसे इतना ही लव करेंगे कि नहीं? वैसे आपका रिएक्शन क्या होगा? ऐसा चाहते हैं कि हमारे बीच बेबी आए? तो वो आगे से कह देता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वाकई में हमारा बच्चा हो गया तो मैं कभी भी तुम्हें अपने घर से जाने नहीं दूंगा। पहले ये सुनते ही अब ये उसे फिर भी नहीं बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि ये उसे छोड़ के जाना चाहती थी कि आखिर को मैं सारी ज़िंदगी इस खड़ूस पर्सन के साथ नहीं गुजार सकती हूँ। जैसे ही मेरी मॉम ठीक होंगी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। पहले तो ये सोचती है कि क्यों ना अबॉर्शन करवा लिया जाए। अब जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती है तो पता नहीं अचानक इसके मन में क्या ख्याल आता है। किसने मना कर दिया था कि नहीं नहीं मैं खुद इस बेबी को पाल लूँगी और उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी। अब इस यहाँ से जाते हुए फ्रिया ने देख लिया था। अब से मालूम होता है कि ओह तो सोनिया प्रेग्नेंट है। क्या इस बारे में इसने रे को बताया होगा कि नहीं? अगर नहीं भी बताया है तो कोई नहीं है, मैं बता दूंगी कि ये अबॉर्शन करवाने वाली है। वो तब उस पर कितना गुस्सा करेगा। हो सकता है कि वो इसे घर से भी बाहर निकाल दे, तो मेरी अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि मैं उसके दिल में जगह बना लूँ।
अब रे जैसे ही एक बच्ची को फ्लावर्स बेचते हुए देखता है तो उसे बड़े प्यार से ही बात करने लगा था, और स्पेशली के इसने इससे तो एक सोनिया के लिए भी बाय कर लिया होता है। अब इसे अंदाज़ा हो जाता है कि इसका मतलब है कि वाकई में ये बच्चों से बहुत ज़्यादा लव करता है। चलो, मौका आते ही मैं इसे बता दूंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वेल जैसे ही वो इसके क्लोज आके यही कहता है कि देखो मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा खुश रखा हुआ है, तुम्हारे दिल में मुझे लेके तो फीलिंग्स डेवलप हो ही गई होंगी, तुम मुझे पसंद करने ही लगी होगी ना। अब क्या तुमने हमेशा हमेशा मेरे साथ रहने का डिसाइड किया है कि नहीं? वो तो मना कर देती है कि नहीं, बस एक दफ़ा मेरी मॉम ठीक हो जाए तो मैं आपको छोड़ कर चली जाऊंगी। ये सुनते ही वो गुस्सा कर जाता है कि अनग्रेटफुल, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। अब उसके जाने के बाद जैसे ही ये रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी तो एक गाड़ी ने इसे हिट कर दिया था, जिसके बाद ही नर्स के थ्रू इसे पता चलता है कि इसका मिसकैरेज हो गया। इधर ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि फ्रिया ने ही करवाया था। उसने ही अपने एक बंदे को हायर किया था और मौका मिलता ही घर पे आके अबॉर्शन रिपोर्ट उसके ही रूम में रख के चली जाती है। अब ब्रे जैसे ये रिपोर्ट देखते हैं तो वो इससे पूछने लगा था, ओ तो क्या तुमने अबॉर्शन करवाया और तुम प्रेग्नेंट थी, मुझे क्यों नहीं बताया, और मेरे बेबी को क्यों नहीं रखना चाहती हो, बताओ मुझे सब सच सच। उसे बताने की कोशिश कर तो रही होती है कि मेरा मिसकैरेज हुआ है, मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया है, लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन वो तो अभी के अभी से अपने घर से चले जाने को ही बोल रहा था कि आइंदा के बाद मुझे अपना ये मनहूस चेहरा मत दिखाना कि तुम हमारे एक बेबी को पाल नहीं सकती थी क्या। वेल इसी के साथ ही इसने इसकी मॉम के हॉस्पिटल में भी कॉल मिला दी थी कि वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस हैं ये खुद से ही पूरे करेगी, आइंदा के बाद मुझे इसके खर्चे बर्दाश्त करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जैसे ही जा रही होती है तो कुछ गुंडों ने ही इसे किडनैप कर लिया था और सीधा ही लेके पहुँचते हैं ला फीस्ट में। और ये किया दारा जेडन का ही होता है, वो चाहता था कि ये दोबारा से ही उस क्लब में जाके इसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। अब इस बारे में ही असिस्टेंट फॉरेंसिक कॉल करके रे को बता देता है। यहाँ पे से पता चलता है कि ओह तो आज का क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि रे ही है। अब ये उसे बच्चे के बारे में बताना तो चाह रही होती है कि वो इसका फेस कवर कर लेता है कि तुमने क्या समझा हुआ है कि मैं ऐसे ही तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूँगा, ऐसा तो कभी भी होने वाला नहीं है। अब उस लेडी को इसने कह दिया था कि ये जो लड़की है ना सोनिया, इसके लिए एक प्राइवेट रूम का अरेंज करो, कोई भी इसके रूम में ना जाने पाए जब तक कि मैं ना बोलूँ। और ये कहता वो वहाँ से चलता बनता है, लेकिन इस मैडम को तो जेडन ने ऑर्डर दिया हुआ था कि उस लड़की के जितने भी क्लाइंट्स बनते हैं बस तुम बनाती जाओ। सो इसने जेडन से भी पैसे लिए होते हैं। यही कह रही होती है कि अगर मिस्टर च्यूरे नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, तभी ही मैं किसी और बंदे को उसके पास भेज दूंगी। अब जैसे ये क्लब आता है तो सोनिया भाग के इसके पास आती है कि मेरी हेल्प करो, कि वो देखो कब से ये बंदा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब उस बंदे ने इसे टच करने की कोशिश की थी, आया उसका सर ना फोड़ता, ऐसे कैसे हो सकता था भला। वो चाहे खुद उसे कितना हर्ट कर लेता या फिर खुद चाहे उसे नाराज भी रहता, लेकिन उसके दिल में तो इसे लेके प्यार कम नहीं होने वाला था। इसे तो ज़्यादा अफसोस यही था कि इसी की वजह से ही मैंने अपना बच्चा खोया। अगर वो इस दुनिया में आ जाता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता ना। मैं तो यही चाहता था कि अपनी लाइफ इसके साथ ही हंसी खुशी गुजारूं, पर शायद कि इसे ये मंजूर नहीं है। वेल ये तो यहाँ पे उससे अपोलोजाइज़ करने के साथ साथ ये भी कह रही होती है कि देखो मेरी पूरी बात गौर से सुनो, मैंने अबॉर्शन करवाने का सोचा था बट मैंने किया नहीं, बल्कि खुद ही उसे पालने का डिसाइड कर लिया था। लेकिन एक दिन अचानक की एक्सीडेंट की वजह से ही हम अपना बेबी खो चुके हैं और मुझे पता है कि इसके पीछे फ्रिया का हाथ है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो इसने अपने असिस्टेंट से कह दिया था कि जो भी बात है मुझे पता चल जाएगी, इन्वेस्टिगेशन करो। वो आके बता देते हैं कि वाकई में मिस सोनिया बिल्कुल सही कह रही थी, उन्होंने अबॉर्शन नहीं करवाया था और उनका एक्सीडेंट हुआ था और इसके पीछे भी फ्रिया मैडम का ही हाथ है। और वो अबॉर्शन रिपोर्ट भी वो जानबूझ के आपके रूम में ही रखे गई थी। अब ये यहाँ पे फ्रिया पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि तुमने मेरे बच्चे को मारा और तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत हुई तो हुई भी कैसे। अब ये ऑर्डर दे देता है असिस्टेंट को, वो बेचारी जो कि ला फीस्ट में काम कर रही है सोनिया, उसे वहाँ से बाहर निकालो, उस बेचारी को मैं ये जुल्म नहीं सहने दूंगा। खैर इसने तो उसे ला फीस्ट में नहीं भेजा था, किया धरा तो जेडन का ही होता है, लेकिन नहीं चाहता था कि ये सब कुछ सोनिया को पता चले। हॉस्पिटल में फिर से इन साहब की एंट्री हो गई होती है जो कि सोनिया की मोम को ही भड़का रहे थे कि आपको यकीन नहीं है ना कि आपकी बेटी क्लब में काम करती है, चलो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने साथ ही गाड़ी में लेकर ला फीस्ट जाने लगा था और अपनी ही उस लेडी को मैसेज कर देता है कि देखो बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा करो और वहाँ पे सोनिया के बीच बिठा दो, ठीक है। अब वाकई में ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे जैसे ही मॉम की एंट्री होती है तो अपनी बेटी को इतने सारे क्लाइंट्स के साथ बैठे हुए देख के उनकी कंडीशन ख़राब, सोनिया मॉम को देख के उनके पीछे भागती है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि आप समझ रही हैं, और बस
रोड क्रॉस करते वक्त मोम का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और यही देखते देखते ही ऊपर से हमारे हीरो की भी एंट्री हो ही गई थी। उसे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। अब इन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए यहाँ पे सोनिया की मॉम की डेथ हो गई होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि एक-एक करके आप सभी लोग मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? पहले डैड नहीं थे, फिर जेडर मुझे छोड़ के चला गया और मॉम अब आप। वो इसे कंसोल करने की कोशिश करती है। जैसे ही उसे बाद में घर पे देखने के लिए आया था, तो यहाँ पे नोट करता है कि काफ़ी दिनों से इसने खाना भी नहीं खाया है। वो इसका ख्याल अपनी तरफ से ही रखना चाहता था कि पहले इसने अपना बच्चा भी खो दिया और अब मॉम भी, मैं ही इसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। वो जो तो अपने क्लोज नहीं आने देती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम मरी है, ना मुझे तुम ला फीस्ट जाने देते और ना ही मॉम मुझे वहाँ पे देखती है और ना ही एक्सीडेंट होता और ना ही वो मरती। वो तो इसकी सारी बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करता हुआ सीधा ही लेके घर पे पहुंचता है। ये तो अभी भी उसे खुद से दूर रहने को ही बोलने लगी थी। वो यहाँ पे नील डाउन होके, जो कि आज तक किसी भी लड़की के सामने नहीं हुआ था, इससे माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माना कि मैं गलत था, कि मैं पहले ही पहुंच जाता तुम्हें ला फीस्ट में लेने के लिए, बस थोड़ी सी ही देरी होगी। लेकिन जब तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही हो कि मैंने तुम्हें ला फीस्ट में भेजा था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये सारा किया धारा जिडन का ही है, मैंने नहीं किया। लेकिन कहाँ वो यकीन करने वाली होती है। इवन के खाना खाने से भी बिल्कुल ही नहीं मान रही होती। वो ज़बरदस्ती से खिलाने की कोशिश करता है, सूप भी पिलाता है, वो नहीं पी रही होती है। इसे मुंह में लेके इसे देने लगा था कि देखो अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर बीमार पड़ जाओगी, कहीं तुम भी मुझे छोड़ के ना चली जाना। उसे खुद से दूर करके थप्पड़ मार देती है कि मेरे क्लोज आने का सोचना भी मत। ये तो उसे लेके बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहा होता है कि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो ठीक कैसे हो पाएगी। यार सारी मेरी ही गलती है, काश कि मैं पहले ही उसे लाफिस्ट से लेने के लिए पहुंच ही जाता। ये तो अब बालकनी वाली साइड पे ही आके खड़ी हो गई थी। जैसे कि मेरा बच्चा और मॉम छोड़ के गई हैं, क्यों ना मैं भी उनके पास ही चली जाऊं। तभी इससे पहले कि यहाँ से कूदने की कोशिश करती, हमारा हीरो ही आके उसे पकड़ लेता है कि ये क्या करने जा रही थी तुम। अगर वाकई में तुम रिवेंज लेना चाहती हो मुझसे तो बिल्कुल ले सकती हो, लेकिन खुद को हर्ट करने का कभी भी सोचना भी मत। वो ये तो चाहता था कि ये मुझसे चाहे जो भी सलूक करना चाहती है कर ले, लेकिन खुद को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। उसे काफ़ी ज़्यादा लव जो करता है। अब इसने जेडन के ही खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई थी। अब इसे पता चल जाता है कि ओह तो जेडन ही इसकी मॉम को तब ला फीस्ट में लेके गया था ताकि सोनिया को इस हालत में देख के उनकी कंडीशन ख़राब हो जाए। सो उनकी मौत के पीछे उसी का ही याद है। उसकी फैमिली को तो मैं बिल्कुल नहीं माफ़ करूँगा, बैंकक्रप्ट करके ही रख दूँगा। देखते हैं कि क्या करता हूँ मैं उनके साथ। एक छोटा सा नन्हा सा पपी इसे खरीद के ला के देता है कि ये भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही होते हैं, मुझे कहीं से मिला था, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। और वाकई में इसे लेते ही इसका दिल बहल जाता है, ऐसे कि जैसे कि इसने अपने बच्चे को ही गोद में ले लिया हो। जैसे ही खाना खाने के लिए मानी थी, रे की खुशी चेक करने वाली होती है। अब इसके पूछने पे बताती है कि मैंने इस पपी का नाम रे ही रखा है। वो हंस देता है कि ये तो मेरा नाम है और तुम एक पपी का मेरे नाम से नाम कैसे रख सकती हो। अब ये जैसे ही थोड़ी बहुत भी मुश्किल में होती है, हमारा हीरो फौरन से ही आके इसकी हेल्प कर देता है। वो सोच रहा था कि इसने मुझे माफ़ कर दिया है, तभी तो मुझे अपने क्लोज भी आने ही देती है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। उसने तो पक्का पक्का ही इसे मारने का डिसाइड कर लिया था कि ये मेरी मॉम को मार सकता है तो क्यों ना मैं इसे ही ख़त्म कर दूँ। मेरी मॉम की जगह पे ये क्यों नहीं चला गया। इससे पहले कि उसे मारती, एक आदमी ने आके इसे देख ही लिया था। इससे पहले कि वो नाइफ नीचे गिरता, वो बंदा इसे पकड़ लेता है। अब ये तो अपनी ही मिसेस को इनसे इंट्रोड्यूस करवाने लगा था। यहाँ पे थोड़ी बहुत हैरान तो हो रही होती है सोनिया कि इसे अगर हकीकत का पता चल गया था तो इसने अपने बॉस को क्यों नहीं बताया। ये तो दोस्त के रूप में एक दुश्मन था रे का। सो इसे कह देता है कि अगर तुम भी उनकी मिसेज हो के उन्हें मारना चाहती हो, सो क्यों ना हम दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं। जो मैं तुम्हें करने को बोलूँगा बस वही करना। मुझे पता चला है कि वो किसी जगह पे ही जाने वाले हैं, तुम्हें मुझे पता करके देना है वो कहाँ पे जाएंगे, तो हम वहाँ पे ही उनका काम तमाम कर देंगे। इनके बीच तो डील हो ही गई थी। अब जैसे ही ये असिस्टेंट से कोई बात कर रहा था तो चोरी चोरी इनकी बातें ये सुन रही होती है। वो इसे पकड़ लेता है कि क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम। अब बॉस के कहने पे ये असिस्टेंट तो वहाँ से चला ही गया था। अब ये कह देती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तुम्हारे बगैर, तो इसलिए ही तुम्हें लेने के लिए आ गई। उसे उठा कर रूम में लाता है कि क्या सच में मेरे बगैर तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ कि तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगा। और उसे पकड़ के ही सो जाता है। अब नेक्स्ट डे ये नोट करता है कि जैसा कि पहले ये कभी बातें नहीं किया करती थी, इससे दूर दूर रहती थी, अब तो वाकई में बहुत ज़्यादा बदल गई है। इसी बात की ही तो खुशी थी रे को।
और जब जब वो इसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो ये आगे से कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। इनके पहले गुस्सा करती थी लेकिन अब खुशी खुशी अपनी सेल्फ को इसे सौंप देती है। एक्चुअली में इसके पीछे तो इसका एक ही प्लान मौजूद था, इसे पता चलाना था कि 14 फेब को ये कहाँ पे जा रहा है। इसी जगह का पता चल भी जाता है। इस तरह से अब ये और वही वाला आदमी अपने मिशन में कामयाब हो सकते थे रे को मारने वाले। ये अपनी मॉम का ही बदला इसे लेना चाहती थी और कुछ नहीं। हालांकि उसे लव करने लग गया है फिर भी मानने को तैयार ही नहीं है। अब खाने की टेबल पे इसे बता रहा होता है कि आज मैं कहीं जा रहा हूँ, पीछे से अपना ख्याल रखना। लेकिन साथ में थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो गया था कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ये कभी भी मुझसे लव नहीं करने वाली है। तो कपल रिंग्स ही लाया था, एक तो इसे पहना देता है कि अगर मैं वापस आ गया तो बेशक तुम इसे उतार सकती हो, और दूसरी कपल रिंग तो रे ने अपने हाथ में ही पहन ली थी और साथ में अपसेट होकर इसे हक भी करने लगा था कि मैं जा तो रहा हूँ पीछे से नन्हे पपी का, और अपना ख्याल रखना, ठीक है। जब इसे किस करते हैं तो इसी बीच ही ट्रैकर इसने इसकी पॉकेट में डाल दिया था। सो रे को तो अंदाज़ा हो ही नहीं पाता है। रे के जाने के बाद ही ये न्यूज़ में सुनती है कि जेडन फैमिली का तो ऐसे मानो कि खात्मा हो चुका है। वो बैंकक्रप्ट होके रह गए हैं और इवन कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली भी जेल चली गई है। अब हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे किसी और का नहीं बल्कि रे का ही हाथ है। अब कोई भी सोनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, स्पेशली कि उन्होंने इसकी मॉम को मारा था, सो वो उसका बदला कैसे ना लेता। ये बेचारा तो उसे बहुत ज़्यादा लव करता है लेकिन सोनिया तो समझ ही नहीं पाई है। यार यहाँ पे सोनिया की गलती है ना। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि ये आज के दिन ही टेंपल जाने वाला था। इसके कहीं और जाने के इरादे नहीं थे बल्कि वो वहाँ पे जाके कुछ प्रे वगैरह करना चाहता था। हालांकि असिस्टेंट कहता रहता है कि इधर खतरा हो सकता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं और वैसे भी वो आपकी जान के दुश्मन भी बने हुए हैं तो हमें कुछ एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं मानता। इवन कि इसने बहुत सारे मॉन्क्स भी बुलवाए हुए थे जिन्हें के कह के कुछ रिचुअल्स वगैरह भी करवाता है। साथ साथ माफ़ी भी मांगने लगा था। यही कहते हैं कि बस एक दफ़ा मुझे माफ़ी मिल जाए। काश कि मैं तब, इसे तो इतना ही गिल्ट होता है ना कि मैं सोनिया को लाफ ईस्ट से लेके चला जाता तो उसकी मॉम की डेथ ना होती। इधर ये बंदा वेट में था, अभी भी उसकी लोकेशन का थोड़ा पता नहीं चल रहा होता है तो सोनिया से कहता है कि तुम मुझे कॉल मिलाओ, हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट वो कौन सी जगह पे है। ये मुझे कॉल मिला देती है। वो तो खुश हो गया था कि क्या सोनिया ने मुझे कॉल किया और वो भी फर्स्ट टाइम। इसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब ये आगे से ये पूछ रही होती है कि फ़र्ज़ करो कि तुम यहाँ पे मर जाते हो, तो क्या तुम मरते वक्त अपनी आइज़ को क्लोज़ करोगे या कि खोलोगे। वो इसके सवाल पे हंस देते हैं कि ये क्या बात कर रही हो, और अचानक एक गोली आके उसके दिल को ही छू जाती है। इसके बाद ही इधर ही उसकी डेथ हो गई थी। अब यही आवाज़ सुन के तो सोनिया की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। उसने अपनी मॉम का तो बदला ले लिया था लेकिन उससे बर्दाश्त नहीं होता है कि शायद कि मैंने बहुत ज़्यादा ही गलत काम कर दिया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इससे सारी बात का वैसे अगर हमारा हीरो बता देता तो हो सकता था कि ये कभी भी ऐसा करने का सोचती भी मत, लेकिन कभी भी सोनिया ने उसकी बातों पे यकीन किया ही नहीं है। इसके बाद ये अपनी मॉम की ग्रेव पे आ जाती है। ये कहने लगी थी कि मॉम मैंने आपका रिवेंज ले लिया, उसी की वजह से ही आपकी डेथ हुई थी ना, आज वो भी आपके पास पहुंच गया। इसी के साथ ही अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सोनिया अपनी फ्रेंड के साथ ही खाना खाने के लिए आई थी। अब ये एक स्टेबल जॉब करती थी, इसे पैसों की भी कमी नहीं होती है, लाफ ईस्ट में इसे काम नहीं करना पड़ता। जिटन इसे जॉब करने से मना करता था सो उससे इसे छुटकारा मिल गया। यहाँ पे इसकी फ्रेंड को एक रिंग मिलती है जो कि सोनिया को भी दिखाने लगी थी कि ये देखो पता नहीं किसकी हो सकती है, और उसे देखते ही इसे एक झटका लगता है कि ये तो रे की है। ये वही कपल रिंग थी जो कि उसने सोनिया को भी पहनाई थी और ख़ुद भी पहनी थी। क्या रे वापस आ गया? नहीं, मेरा वहम ही होगा। अचानक ही देखती है कि नन्हा पप्पी रे तो गुम हो गया। उसे ढूंढने ही लगी थी कि पता नहीं कहाँ पे चला गया, और वो नन्हा पप्पी तो अपने ही बॉस को ढूंढ निकालता है, जिससे कि देख के यहाँ पे रे भी खुश हो जाता है। खैर ये स्विमिंग पूल वाली साइड पे आती ही है कि एक आदमी ने इसे पानी में धक्का दे दिया था। ये खुद को बड़ा ही बचाने की कोशिश करती है। खैर अब इसे डूबता हुआ जैसे ही रे देखता है तो आके इसकी मदद कर देता है। इवन कि इसे घर पे ही छोड़कर चला गया था। ये किया धरा तो रे के असिस्टेंट का था। वो अपना गुस्सा सोनिया पे निकालना चाहता था कि उसने हमारे बॉस को आखिर को तब मारने का सोचा, तो सोचा भी कैसे। ये तो शुक्र था कि उस गोली के लगने के बावजूद भी इनके बॉस बच गए थे। यहाँ पे तो रे अभी भी इस पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारी मेरी गर्ल को हर्ट करने की हिम्मत भी कैसे हुई थी। जो भी था मैं खुद ही उसे बदला ले सकता था ना, अब आइंदा के बाद ऐसी हरकत मत करना।
अब नेक्स्ट ये अपने फ्रेंड और बॉस के साथ जैसे ही खाना खाने के लिए आती है तो यहीं पे हमारे हीरो ने भी दूर दूर से इससे नज़र रखी ही होती है, अभी भी उससे बात करने के लिए नहीं जाता है। जैसे ही वो पपी से बात कर रही होती है तो ये उसे देख देख के स्माइल कर रहा होता है। एक्चुअली में जब वो इसे घर पे लेके आया था तो तब पपी रे को भी वहीं पे ही छोड़ के गया था। सो इस तरह से इसे अपना पपी मिल गया था और ये खुशी दिखाई दे रही होती है। अब ये ठर के बॉस आप तो यही चाहते हैं कि अपना ही काम सोनिया से बना लूँ। आज काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, जैसे उसके क्लोज आने की कोशिश करते हैं तो तभी आके रे ने उसे इससे दूर कर दिया था कि ये मेरी गर्ल है, आइंदा के बाद अगर तुम इसके नज़दीक भी आए ना तो मैंने तुम्हारा काम तमाम कर देना है, समझे तुम। इसने उसे अच्छा खासा ही डरा के वहाँ से भगा दिया था। अब बाद में ही ड्रंक सोनिया को वो घर पे ही लेके आ गया होता है, यही कहता है कि वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। जब भी कभी कोई मुझे लड़का मिला जो तुम्हारे लायक होगा तो शायद कि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूँ। अब नेक्स्ट ये डिज़ाइन बना के बॉस को दिखाने के लिए आती है, वो तो फुल इसे इग्नोर किए जा रहे होते हैं। ये हैरान होती है कि आज इन्हें क्या हो गया, पहले तो ऐसे मानो कि चिपके ही जा रहे होते थे। नैनी मैरी इसके पास आती है कि मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है, मेरे साथ चलोगी। और इन दोनों को साथ में जाते हुए हमारे हीरो ने भी देख लिया था। वो हैरान होता है कि ये वाली नैनी इसे लेके क्यों जा रही है। खैर कोई नहीं है, सारी बात का तो मुझे बाद में पता चल ही जाना है। सो फाइनली आज ही इसके रियल वाले जेडन से मुलाकात हो ही गई थी। अगर दूसरा जेडन जेल चला गया था तो ये तो उसका अपना फर्स्ट लव था ना। वो इसे देख कर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। जेडन को नैनी मैरी ने सारी बात का बता दिया था। आज ही वो कोमा से बाहर निकला था। उसे इतना भी पता होता है कि इसके बाद इसके कोमा में जाने के बाद इसे कितनी सारी ट्रबल्स को फेस करना पड़ा और इसी की फैमिली की वजह से ही इस बेचारी की मॉम की डेथ भी हुई है। और ये सारी बातें जैसे ही वो इधर इसे बताता है तो ये देख के अब इधर सोनिया को और ज़्यादा रोना आ जाता है कि क्या मेरी मॉम की डेथ तुम्हारे भाई की वजह से हुई थी। और मैं समझती है कि ये क्या धरा रेक है, मैंने बहुत ही बुरा काम कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले सारी सच्चाई का पता तो चला लेती। जैसे ही उसकी ग्रेव पे जा रही होती है, हालांकि इसे नहीं पता होता है कि रे तो जिंदा है। फ्लावर्स वगैरह भी रख के गई थी जो कि हमारे हीरो ने देख लिए थे। आज जैसे ही इसे फॉलो करते करते नैनी मैरी के घर के बाहर पहुंचता है तो सामने से इसकी नज़र पड़ी गई थी कि इसका मतलब है कि तब सोनिया सच बोल रही थी, उसने रियल वाले जेडन को देखा था। अब जो फेक जेडन था वो तो जेल पहुंच गया, तो ऑब्वियसली सी बात है ये वही जेडन है जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा लव करती है। अब इस बेचारे के पास जीने के लिए कुछ माह ही बचे थे। अब उस बारे में सोनिया को बता देता है। वो इमोशनल हो जाती है कि क्या अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, पहले मेरी मॉम भी चली गई थी, रे भी चला गया और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। उसे कंसोल करने की कोशिश करने लगता है और ये सब कुछ देख देख के इधर इसका जलन के मारे बुरा हाल। माना कि पहले वो बर्दाश्त करता आया था कि मैं बाकी लड़कों को तो इससे दूर कर देता था, लेकिन अब की बार बहुत हो गया। वो अब मज़ीद इससे छुप के नहीं रह सकता था कि इस तरह से तो ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चली जाएगी। अब जैसे ही अचानक रे पे नज़र पड़ती है सोनिया की तो एकदम हैरान ही रह जाती है कि क्या तुम जिंदा थे, मरे नहीं थे। पर वो कह देता है कि हाँ हाँ तुमने तो पूरी कोशिश की थी ना मुझे मारने की, ये देखो ये जो भी चोटों के निशान है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आया। वो तो शुक्र है कि वो गोली मेरे दिल को छू के नहीं गई थी, इसी वजह से मैं बच गया, वरना कि तुमने तो पक्का पक्का ही मुझे मारने का फैसला कर लिया था। अब ये अपोलोजाइज करती है कि मुझे हकीकत का नहीं पता था, मैंने समझा था कि शायद मेरी मॉम की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए मैंने ऐसा सोचा था। अगर तुम मुझसे अपना रिवेंज लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, मैं तुम्हारी पनिशमेंट सहने के लिए तैयार हूँ। वो आगे से कह देता है कि मैं तो तुम्हें मारने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, यही चाहता हूँ कि जो तुमने तब मेरे साथ ऐसी हरकत की थी उसके बदले में हमेशा हमेशा ही मुझे सर्व करने के लिए मेरे घर पे ही रह जाओ। ये तो फ़ौरन से ही मान जाती है। जब भी इसके ज़ख्म पे मेडिसिन लगाने की कोशिश करती है तो वो मना कर देता है कि बिल्कुल भी ऐसा मत करो, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। अगले दिन जेडन से मिलने के लिए पहुंचती है तो इसके पीछे पीछे जेलिस फील करता हुआ हमारे हीरो भी आ ही गया था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। आखिर को जानता जो था कि जेडन इसका फर्स्ट लव है, कहीं मुझे छोड़ के ये फिर से उसके पास ना चली जाए। और इसकी ये क्यूट सी जेलिसी तो जेडन ने नोट कर ली थी। वो तो यही चाहता था हमेशा के मेरे बाद सोनिया को अगर कोई पर्सन मिले तो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करे, और यही सारी खूबियाँ तो उसे इस वक्त इसमें नज़र आ ही रही होती हैं। खैर फिर भी अपना हक जताने के लिए वो ऐसे कह देता है कि अगर आज मेरी लेग्स बिल्कुल सही सलामत होती तो मैं तुमसे पूरा पूरा कम्पीट करता सोनिया को वापस खुद को हासिल करने के लिए, लेकिन शायद कि ऐसा मुमकिन ना होगा।
वो तो अभी भी जेलस ही था। अब इनके साथ खाना नहीं खाता है और गाड़ी में ही आके बैठ जाता है और सोनिया से आके फिर कहने ही लगता है कि देखो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैंने खाना नहीं खाया है, घर पे जाके तुम ही मेरे लिए खाना बनाओगी। वो भी फिर मान ही जाती है, स्पेशली खुद इसके लिए खाना भी बनाने ही लग गई थी। अब ये उसे बताता है कि प्रियंका, मैंने सुना है कि हम बहुत कोशिश की थी कि मैं उसे बांध के रखूं, लेकिन वो फिर भी भाग गई है। सो इसलिए ही बेहतर यही रहेगा कि तुम घर में कुछ दिन स्टे करो, कहीं भी नहीं जाओगी, जेडन से मिलने के लिए भी नहीं। पर वो अब क्या ही करती है, उसे भी मानना ही पड़ जाता है कि ठीक है। और बाद में जैसे जेडन इसे कॉल करता है तो ये उसकी कॉल काट देता है, बिल्कुल भी पिक नहीं करता और ना ही सोनिया को बताता है। अगले ही दिन एंट्री हो गई थी नैनी मैरी की, जो कि आगे से बताती है कि जेडन अब इस दुनिया में नहीं रहा है। हालांकि मरने से पहले उसने एक आखिरी दफ़ा तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, बहुत सारी चीज़ें भी तुम्हारे लिए छोड़ के गया है, लेकिन शायद कि आगे से कॉल किसी ने काट दी थी। ये तो अब रे को ही देखने लगती है कि सारा किया धरा तुम्हारा ही होना है, हमेशा ही तुम ऐसे ही करते आए हो। अब उसे भी अफसोस होने लगा था कि क्या जेडन मरने वाला था इस बार में, पहले मुझे क्यों नहीं बताया था इन लोगों ने। यार बेचारे को गिल्टी भी फील होने लगा था कि अगर आखिरी दफ़ा इसकी बात करवा देता तो मेरा क्या जाना था। अब बार बार माफ़िया मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में नहीं पता था। आखिर कब तक यूँ मुझसे नाराज़ रहोगी। वो इमोशनल हो जाती है कि नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने वैसे भी जेडन से प्रॉमिस किया था कि आखिरी दिनों में जब उसकी मौत करीब होगी मैं उसे नहीं देखूंगी, वरना कि मुझे ज़्यादा दुख होगा, लेकिन कम अज़ कम उसकी आखिरी कॉल ही मैं सुन लेती। लेकिन तुमने वो होने ही नहीं दिया, इसी वजह से उससे नाराज़ होती है। वो दोबारा से उसे माफ़ी मांग रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मुझसे हो गया, लेकिन आइंदा के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तुम जो कहोगी मैं वही ला के दूँगा और ना ही किसी से जेलस फील करूँगा। बस एक आखिरी दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। हालांकि ये तो स्टडीज़ करने के लिए अब्रॉड जाना चाहती थी, बट वो मना कर देता है कि नहीं, तुम मेरे पास ही रहोगी। और ये भी कह देता है कि अगर वाकई में तुम घर से बाहर जाकर जॉब करना चाहती हो, अपनी जो भी लाइफ गुजारना चाहती हो गुजार सकती हो, मैं कभी भी तुम्हें मना नहीं करूँगा। वो भी इसके साथ स्टे करने के लिए मानी गई होती है। फिर नेक्स्ट डे से पता चलता है कि नैनी के साथ तो सोनिया है ही नहीं, कहाँ चली गई, वो तो शॉपिंग करने के लिए आई थी। अपने सारे मुलाजमों को डांटने लगता है कि तुम लोगों ने ख्याल क्यों नहीं रखा है। पीछे से ही वो आ जाती है कि देखो मैं तो कहीं नहीं गई थी, मैं तो इधर एक कॉफ़ी लेने के लिए गई हुई थी, शायद कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। वो तो उसे सही सलामत देख के हक कर लेते हैं और रिलीफ फील करते हैं कि शुक्र है कि तुम जिंदा सलामत हो, वरना के पता नहीं मैंने क्या ही समझ लिया था। फ्रिया ही भागी हुई थी ना, तो उसे डर था कि कहीं वो इसे नुकसान ना पहुंचा दे। आज ये टेंपल जाने का फैसला करती है, सो नैनी वेंडी से कह देती है आप मेरे साथ चलेंगी ना। सो नेक्स्ट सीन में ही हमें इसे टेंपल में ही दिखाया जाता है। आगे प्रे करने लगी थी, अचानक इसकी नज़र अपनी मॉम के टैबलेट पे पड़ती है, वहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ था। सो ये मिस्टर मॉन्क से पूछ लेती है कि ये किसने किया है, तो मिस्टर मॉन्क बता देते हैं कि एक आदमी आए थे 14 फेब को, उन्होंने ही यहाँ पे ये तीनों टैबलेट्स बनवाई थी और स्पेशली के बहुत सारे मॉन्क्स को बुलवा इधर उन्होंने रिचुअल्स वगैरह भी करवाई ही थी। यार ये सुनते ही इमोशनल हो जाती है कि क्या 14 फेब को वो टेंपल में आए थे और वो भी मेरी मॉम के लिए प्रार्थना करने, और मैंने देखो उनके साथ क्या किया, उन्हें मारने की कोशिश की। मैं बहुत ज़्यादा ही गलत थी। बेचारी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, गिल्टी फील करने लगी थी कि मैं अब उसे कैसे फेस करूँगी। मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। अब अफ़सोस करने का क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया। अचानक ही इधर ही फ्रिया की एंट्री हो जाती है। खैर वो इसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी। अब जैसे ही मिस वैंडी ने बताया था हमारे हीरो को, तो वो भागा भागा उसे देखने के लिए आ जाता है और इधर फ्रिया से कहने लगा था कि प्लीज़ इसे छोड़ दो, अगर तुम मेरी लाइफ लेना चाहती हो तो बिल्कुल ले सकती हो, इसे कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। फ्रिया तो बस इसके सामने एक ही शर्त रखती है कि नील डाउन होके अभी के अभी मुझसे अपोलोजाइज़ करो। हालांकि सारे मना कर रहे होते हैं कि ये नुकसान पहुंचा सकती है, प्लीज़ बॉस आप ऐसा मत करना, लेकिन ये किसी की भी कहना नहीं मानता है। इसके लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सोनिया ही इम्पोर्टेंट थी कि अगर ये मेरी लाइफ भी ले ले बस उसे छोड़ दे। यहाँ पे इसके लिए उसका प्यार देख के इधर फ्रिया को तो गुस्सा ही आ जाता है। खैर ये खुद से दूर होने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसी बीच ही सोनिया को चोट आ गई थी। लेकिन हाँ, ये मैडम तो ज़रूर उनके हाथों पकड़ी ही गई होती हैं। इसकी गर्दन पे चोट के निशान को देख के वो तो मेडिसिन लगाने ही बैठ गया था। इसे अपनी से ज़्यादा अब इसी की ही फिक्र हो रही होती है। यही कहती है कि तुम्हारी चोट कहीं ज़्यादा ना बढ़ जाए, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये तो मना कर रहा होता है। रे तो नहीं मान रहा था, तो सोनिया के पास कोई और चॉइस नहीं बचती है। वो खुद ही एक आइस क्यूब लेके इसके ही क्लोज आने की कोशिश करने लगी थी। वो तो यही चाहती है कि बस ये ठीक हो जाए और हमेशा ही हम दोनों अब खुशी खुशी ही साथ में रहें।
वो अब कह देते हैं कि मेरे क्लोज आई हो तो इसके बाद जो होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद ही होगी। ये कह देती है कि प्लीज़ लाइट्स ऑफ करो, इस वक्त मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे देखो। वो कह देता है कि नहीं नहीं, लाइट्स ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी ही टाई आइज़ पे ही बांध देता है कि इस तरह से तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊँगा ना। और दोनों ही इधर इंटीमेट हो गए थे। चूँकि फ्रेया भी इनकी लाइफ से जा चुकी थी, इसलिए ही हमारे हीरो ने सोनिया को तो कम्प्लीटली आज़ादी दे ही दी होती है कि जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है तुम जा सकती हो, इंजॉय कर सकती हो। जी, वो इसका चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास ही आया होता है, जो कि गुड न्यूज़ देते हैं कि आप तो प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही सोनिया बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी। इस बारे में सोनिया जैसे ही आके रे को बताती है तो उसकी खुद खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता कि अब तो हमारी फैमिली कंप्लीट हो ही जाएगी। इन दोनों को साथ में खुश देख के पपी तो हैरानी से बस देख ही रहा होता है, मतलब ये कितना ज़्यादा क्यूट है ना। और इनके इसी हैप्पी एंड रोमांटिक से मोमेंट के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखना।